नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं। मीन वैल्यू थ्योरम इसे कहते हैं, मध्यमान प्रमेय। इसमें दो तीन और आपकी थ्योरम आएंगी और कल हमने रोल प्रमेय के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, ये जितने भी ये तीन चार थ्योरमें हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा 2 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है पेपर के अंदर। तो 2 नंबर का काम ये जितने भी 3-4 क्लासेस होंगी उनमें से आपका कन्फर्म आएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। जो आपकी थ्योरम है लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय। और मैंने कहा था कि सारी थ्योरमें में 2-3 स्टेटमेंट यानी इसके अंदर शर्तें हैं कि ये कंडीशन लागू होगी तो ये आपकी थ्योरम लागू होगी। ठीक है, तो इसमें 2-3 कंडीशन तो सभी में समान है। यानी जो आपको अंतराल दिया है सैवरित अंतराल, उसके अंदर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस यानी सतत होना चाहिए। दूसरा, अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब जो तीसरी शर्त है वो सभी में चेंज होगी। किसी में एफ ए बराबर एफ बी होगा, किसी में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए एफ डैश सी के इक्वल होगा। तो ऐसी शर्तें आगे चलती जाएंगी। किसी में 2 फंक्शन आगे एफ डैश अपॉन जी डैश, इस प्रकार एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, जो नेक्स्ट इसकी थ्योरम है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आगे जो तीसरा नियम है वो चेंज होता जाएगा। बाकी सिस्टम यही रहेगा थ्योरमों का। ऐसे ही चेक करना है, एग्जाम के अंदर प्रॉपर आपको देगा कि इस प्रमेय से बताएं कि इसका सत्यापन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से नहीं किया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय वही सिंपल सी चीजें अगर इंग्लिश में लिखें तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही कि यदि संवृत अंतराल ए बी में कोई फलन परिभाषित हो, फलन एफ एक्स परिभाषित हो, नंबर 1 कंडीशन हो, तो नंबर 1 संवृत अंतराल ए कोमा बी में वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ए कोमा बी पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ए कोमा बी पर फलन सतत होना चाहिए। नंबर 2 विवृत अंतराल ए कोमा बी पर फलन अवकलनीय होना चाहिए। ये 2 कंडीशन तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके हैं उन सभी में लागू होगी। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो हर प्रमेय का, जैसे अलग थ्योरम का नाम आया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो थ्योरम है वो चेंज होती जाएगी। तो तीसरी इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, अवकलनीय हो और ए बी में कम से कम अंतराल ए बी में मेन चीज अब इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक ऐसा बिंदु सी होना चाहिए जिसके लिए एफ डैश सी बराबर किसके होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है। बस ये मेन चीज है जो अभी आपको बताइए ना, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो यहां से ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद अगर ये कंडीशन इसमें यानी जो वैल्यू आएगी एफ डैश सी की, अलग वैल्यू निकालनी है, एक तो एफ डैश सी की वैसे वैल्यू आ जाएगी और एक यहां से वैल्यू आएगी, तो वो आपको चेक करनी है कि क्या दोनों वैल्यू सेम है और जो वैल्यू आपने मानी है क्या उसी में से जो आपको अंतराल दिया है उनके मध्य में से आ रही है। अगर ऐसा है तो आपका जो ये थ्योरम है, जो कौन सी थ्योरम है, ये लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय आपकी लागू हो जाएगी। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
जो लिखना चाहता है एक बार लिख लो इसको थोड़ा। ज्यामितीय अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि ज्यामितीय अर्थ आप कैसे डिफाइन करोगे। बस ये चीज आपको याद रखनी है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, यानी ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, मान लो आपके पास एक चीज मैंने आपको नहीं बताई इसके अंदर कि अगर इसके अंदर जो आपका लाग्रांज थ्योरम है उसके अंदर एफ ए बराबर एफ बी हो जाता है तो ये प्रमेय कौन सी हो जाएगी, आपकी रोल थ्योरम हो जाएगी। रोल प्रमेय जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ी यही तो उसके अंदर कंडीशन थी, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। अगर यह इसके अंदर हो जाता है तो ये आपकी रोल प्रमेय हो जाएगी। तो ध्यान रखना जो आपकी ये लाग्रांज प्रमेय है इसके अंदर एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा, समझे बात को, एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा। तो यानी मान लो आपके पास कोई ऐसा वक्र है, ठीक है, एक्स बराबर ए है इस पर और एक्स बराबर बी इस पर है। ठीक है, दो पॉइंट हमने मान लिए, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी। अब ध्यान से मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, कौन से, एफ ए, यानी ये तो पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट यहां पर बी हो गया, एफ बी। तो ये यहां पर जो लाग्रांज थ्योरम है उसके अंदर एफ ए बराबर नोट एफ बी होगा। ये शर्तें पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, शर्त पूछ सकता है कि लाग्रांज प्रमेय होने के लिए कौन सी शर्त है, तो इसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो एफ ए बराबर नोट एफ बी होगा। अगर एफ ए बराबर एफ बी हो गया, बाकी दोनों कंडीशन जो सतत वाली और अवकलनीयता वाली कंडीशन लागू होती हैं तो ये फिर रोल प्रमेय हो जाएगी, न कि लाग्रांज प्रमेय। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या होगा कि एक्स ए बराबर एक्स बी, इन दोनों को मिलाने वाली देखो रेखा, इन दोनों को जो रेखा मिलाएगी देखो, और यहां पर एक कम से कम एक ऐसा बिंदु होगा, हमने बात लिखी है ना, कम से कम एक ऐसा बिंदु सी जिस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये स्पर्श रेखा और इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली स्पर्श रेखा दोनों क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन रोल प्रमेय के अंदर हम कर रहे थे कि आप ये जो पॉइंट सी है उस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो समांतर किसके थी, वो समांतर किसके थी, वो आपकी एक्स एक्स के समांतर थी। लेकिन यहां पर ये जो वक्र है इसकी जीवा के, ये जीवा है ना, इस जीवा के ये समांतर होगी। अगर ऐसा है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट समझ में आ गया, तो यही आपका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट होगा। ये पॉइंट क्या था, सी, और ये आपकी जीवा है, और जीवा किसके समांतर होगी, जो वक्र पर कोई ऐसा बिंदु है जिस पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, वक्र पर कोई ऐसा बिंदु सी है जिस पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो इस वक्र की जीवा के समांतर होगी। समझे बात को, ये इसका ज्यामितीय रूप है। और इसकी जो थ्योरी वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स डाउनलोड करोगे तो वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एक इसमें अन्य रूप फिर इसके क्वेश्चन करेंगे अपन, लिख लो इसको। ये शर्त थोड़ी सी ध्यान रखना, ये शर्त है, ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी है तो वो रोल थ्योरम में जाएगा, न कि लाग्रांज प्रमेय के अंदर। ठीक है, लिख लो। फिर इसका अन्य एक उपयोगी रूप और करते हैं। लिख लिया होगा, चलो। अन्य उपयोगी रूप, ये भी काम आता है। अगर आपको ऐसा मिले कोई अंतराल है, मान लो कोई एफ एक्स फंक्शन है और उसके अंदर अंतराल आपको दे दिया क्या, ए और ए प्लस एच, इस रूप में दे दिया, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, लाग्रांज प्रमेय लगाएंगे तो जो ये अंतराल दिया है ए प्लस एच में, ये सैवरित अंतराल हो गया ना, सैवरित अंतराल में फलन सतत होना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी शर्त क्या होगी कि जो ये विवृत अंतराल है ए प्लस एच में
फलन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस तो हो गया, फलन अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखना, यानी यहां पर थीटा है वो किससे कहां से बिलोंग करेगा, 0 और 1 से, 1 के मध्य से ये थीटा की वैल्यू है उसके मध्य से आएगी। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला है वही जो लाग्रांज थ्योरम लगाई है आपने, क्या लगाई थी, एफ बी, तो एफ बी माइनस एफ ए, तो बी की जगह क्या है ए प्लस एच माइनस एफ ए, यानी एफ ए बराबर क्या होता है, नीचे b माइनस ए होता है, b माइनस ए को यहां पर h के रूप में कन्वर्ट कर दिया और किसके इक्वल एफ डैश सी, एफ डैश और c की जगह a, देखो c की जगह क्या आएगा a प्लस का थीटा h। बस ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ज्यादा ये काम नहीं आता लेकिन फिर भी कई बार उपयोग में आता है, ये भी उपयोग में आता है लेकिन इतना काम नहीं आता। जो ऊपर वाला फॉर्मूला एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए आएगा उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, थीटा 0 और 1 के मध्य से ही लिया जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए ये थीटा आया है और ये रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है एक प्रकार से, इसको आपको याद रखना है। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, लाग्रांज प्रमेय के लिए कौन सा सत्य कथन है, तो ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे इस थ्योरम वाले पार्ट से, ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे लेकिन ऐसे सत्य कथन वाले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं मैं, लिख लिया क्या, और देखा कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देख रहा है, ऐसे देगा, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से या लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करते हुए से c का मान ज्ञात करो। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और आपको एवरी फॉर ऑल एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, 0,4 से। ठीक है, अब आपको सबसे पहले देखो c का मान ज्ञात करना है और लाग्रांज मध्यमान थ्योरम है। सबसे पहले देखो क्या ये सतत है, देखो बहुपद फलन है, x की में बहुपद फलन है, x की घातें 3 होगी, यहां पर अंदर गुणा करोगे तो यानी बहुपद फलन है। बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं, सतत, तो ये सतत तो हो गया, बहुपद फलन हमेशा सतत होते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ चीजें देखकर ही पता चल जाएगी। दूसरी अवकलनीय, तो यानी आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या कोई ऐसी वैल्यू बनेगी जिसमें अनिधारीय रूप बन सकता है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, काल्पनिक बनेगी, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका अवकलनीय भी है। ठीक है, अवकलनीय भी है। तो एफ डैश सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एफ बी, बी की जगह क्या है देखो 4, यानी F4 माइनस का F0 और b माइनस ए, बी की वैल्यू 4 माइनस 0। ठीक है, बराबर होगा एफ डैश सी के। तो अब देखो F4 बराबर क्या आएगा, यानी जो फंक्शन है उसकी जगह 4 हम रख रहे हैं, 4 हम रखेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, F4 बराबर 4 माइनस 1, 4 रखेंगे आपकी जगह, 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 3, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर देखो 3, ये यहां पर बचा 2, यहां बचा 1, तो यानी 6। F4 की वैल्यू 6 है, F0 वो भी तो निकालनी है, तो यहां पर 0 रखेंगे, 0 0 0 0, यानी 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3। तो देखो ये क्या हुआ, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, गुणा करोगे 3 माइनस के चिन्ह है तो माइनस आएगा, और 3 दुए 6, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको निकालनी है वो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। अब 4 की वैल्यू कितनी है, 6,
F0 की वैल्यू -6, -a माइनस प्लस का 6, नीचे है 4, 12 में 4 का भाग दोगे तो 3, यानी F डैश सी की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। अब ये वैल्यू आपको F डैश सी के इक्वल रखनी है, तो उससे पहले आपके पास F डैश सी होना चाहिए ना, तो यानी इसका आप अवकलन करोगे fx का, फिर वो x की जगह c रख दोगे और ये एक समीकरण नंबर 1 दे दो। तो fx क्या है, देखो थोड़ा सा इसको अंदर मैं गुणा करवा देता हूं fx को, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x यानी माइनस का 3x हो गया, और आ गया यहां पर प्लस का 2 इंटू में क्या है x माइनस का 3। ठीक है, अब इसकी गुणा करा देंगे तो x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस 9x, और आगे क्या आएगा माइनस का 6। ठीक है, अब देखो क्या बचेगा यहां पर fx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 6x स्क्वायर, और 2 और 9 कितने हो गए प्लस के 11x और माइनस 6। ये आ गया आपके पास fx, ये क्या आ गया आपके पास fx आ गया। अब इसका आपको अवकलन भी करना है, देखो c लाना है तो x की जगह आप c रख देंगे, उसके बाद इसका अवकलन कर देंगे तो दोनों वैल्यू f डैश c आ गई, दोनों वैल्यू बराबर रख देंगे, वहां से c के रूप में इक्वेशन बन जाएगा, और c के रूप में इक्वेशन बन जाएगा तो c की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो ऊपर से थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूं उसको, तो एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर तक दिख रहा है क्या, c क्यूब माइनस का 6c स्क्वायर प्लस 11c माइनस का 6, एफ डैश सी निकालो 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस का 11, एफ डैश सी की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे, 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस का 11 बराबर का 3। ठीक है, देखो क्या बचेगा, इधर आएगा 3c स्क्वायर माइनस का 12c, और ये इधर आया प्लस का 8 बराबर 0। देखो टुकड़े होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, श्रीधराचार्य वाला, तो वो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी, यानी c बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी की जगह क्या है 12 माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 12 की स्क्वायर करोगे तो 144 माइनस का 4ac। देखो 4 a कितना है 3, 4 3 12, और c कितना है 8, 12 8 96, नीचे 2a यानी 3 इंटू 2, 12 प्लस माइनस 144 में से 96 घटेंगे कितने बचेंगे, देखो 14 में से 6 8, और यहां पर आगे बचा है 48 बचेंगे टोटल ना, 144 में से 96 घटाओगे 48, अंडरूट के अंदर 48 नीचे 6। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैंने भाग दे दिया 2 प्लस माइनस 48 को आप क्या लिख सकते हैं 16 3 48 स्क्वायर के रूप में, तो 16 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आएगा तो मतलब अंडरूट से 16 बाहर आएगा 4 यहाँ आया, और नीचे देखो यहाँ अंदर क्या बता √3, और नीचे यहाँ पर क्या है आपके 6 ही है, तो देखो यहां से कितना बचेगा 2/3, तो ये आ गया 2 प्लस का माइनस 2/3 √3। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 नीचे अब देखो आधे से ये √3 इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये आपके पास c का मान आ गया। अब देखो इनमें से कौन सा इसके मध्य में से बिलोंग करता है, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। 0 और 4 के मध्य में कौन सा आएगा, यही प्लस वाला रिजल्ट आएगा, माइनस वाला थोड़ी ना आएगा। तो ये आपका c की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू 2 प्लस 2/√3, यही वैल्यू आती है। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे करते हैं। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण निगमन प्राप्त होते हैं आपको,
फिर और क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। महत्वपूर्ण निगमन क्या होते हैं देखना। नंबर एक चीज तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, एक तो a कोमा बी पर सतत होगा, ठीक है, a कोमा बी पर सतत। दूसरा a कोमा बी यानी विवृत अंतराल पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय। तीसरा अगर आपको ऐसा दे दे f डैश x बराबर 0, तो यानी fx क्या है आपका, देखो किसी आप अवकलन कर रहे हैं और उसका मान 0 है, तो यानी वो फंक्शन आपका अचर है, तो fx क्या है, अचर। अगर आपको ऐसा दे दे नंबर 4 पर f डैश x जो आपकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये क्या है आपका a कोमा बी में निरंतर वर्धमान, देखो लगातार बढ़ रहा है फंक्शन, ग्रेटर देन 0 है, तो यानी ये निरंतर वर्धमान हो गया। अगर ये लेस हो जाए, अगर ये लेस हो जाए f डैश x लेस देन 0, तो a कोमा बी पर ये क्या हो जाएगा आपका, निरंतर ह्रासमान, ठीक है। अब एक कंडीशन और है कि अगर आपको ऐसा मिल जाए कि a कोमा बी पर सतत है, दो फंक्शन दे दिए और अवकलनीय भी है, यानी fx और gx आपके दो फंक्शन हैं और दोनों के अवकलन है f डैश x बराबर g डैश x, देखो दोनों के अवकलन बराबर है, तो यानी अगर आप इसका अंतर करोगे f माइनस का g आप करोगे, दोनों के अवकलन आप कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज बराबर है, तो जो आप अंतराल ले रहे हैं a माइनस बी, इसमें f माइनस जी आप लोगे a कोमा बी में, तो ये आपका क्या होगा, अचर फलन, क्योंकि दोनों के अवकलन बराबर हैं, दोनों के आप अवकलन कर रहे हैं और दोनों के रिजल्ट बराबर हैं, तो इनका आप दोनों फंक्शंस का अंतर करोगे तो वो आपका क्या होगा, एक अचर फलन होगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, लिख लो इसको। लिख लो, फिर इससे एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन है अंतराल दिया है आपको, अंतराल 2,4 में फलन fx बराबर में फलन fx बराबर x स्क्वायर के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। ठीक है, ये आपको दिया है और इसमें मध्यमान जो प्रमेय है आपको सत्यापित करनी है। ये कहाँ है, तो सिंपल सी चीज है, देखो सबसे पहले आप ये जो फंक्शन सतत के लिए करोगे, नंबर 1 सबसे पहले देखो जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है आपका, एक्स स्क्वायर फंक्शन या पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, आपको पता है जो 11th 12th में है उसमें हम अच्छे से इसको एक प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज आप रखेंगे, जो आपको लिमिट्स दे रखी हैं LHL और RHL लिमिट करेंगे तो ये आपके बराबर आएंगी, तो यानी एक्स स्क्वायर क्या है, अंतराल 2,4 में सतत है। ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हैं ये फंक्शन आपका सतत है। दूसरी चीज
fx बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका आप अवकलन करेंगे और अंतराल विवर्त अंतराल के अंदर लेंगे तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी जो आपकी इन्फिनिटिव बने, अनिधारीय बने, तो यानी सारी वैल्यूज आपकी रियल बनेगी। तो रियल बनेगी तो यानी ये अवकलनीय भी हुआ। क्या हुआ? ये आपका विवर्त अंतराल के अंदर अवकलनीय भी है। तो ये बात आप और लिखेंगे क्या कि जो दूसरी चीज है विवर्त अंतराल 2,4 पर fx क्या है? fx अवकलनीय भी है, अवकलनीय है। ठीक है, तो ये आपकी दो कंडीशन हो गई। अब मेन चीज देखो क्या कहा है कि फलन के लिए मध्यमान प्रमेय आपको स्थापित करनी है, तो यानी एफ डैश सी भी आपको निकालना पड़ेगा। अब एफ डैश सी क्या होता है? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस का ए। ठीक है, तो एफ बी यानी एफ बी देखो यहां पर बी क्या है, पहले ए बराबर क्या है 2 और बी बराबर 4। ठीक है, तो यानी सबसे पहले एफ बी निकालेंगे, यानी एफ 4 की वैल्यू f4 बराबर, यानी इस फंक्शन के अंदर आप 4 रखोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? 4 की पावर 2 यानी 16। अब आप निकालोगे f की पावर, यानी a निकालना है, f की पावर a कितना है 2, तो यहां पर 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 यानी 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आप रखोगे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए, तो यानी एफ बी की वैल्यू कितनी है 16 माइनस का 4, नीचे बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब 4 माइनस का 2, 16 में से 4 आप घटाओगे 12, 4 में से 2 आप घटाओगे 2, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 6। किसकी वैल्यू? एफ डैश सी का मान, एफ डैश सी का मान आया है 6। अब आपको देखना है कि जो सी की वैल्यू, सबसे पहले सी की वैल्यू तुम निकालोगे कि इनके अंतराल के मध्य में से कोई वैल्यू आ रही है क्या, इस अंतराल के मध्य से, तो सी का वैल्यू कैसे निकालोगे? यानी जो आपको ये फंक्शन दिया है इसका आप अवकलन करोगे, एफ डैश एक्स किया, पहले एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, इसकी जगह एफ सी लिखोगे क्योंकि एफ डैश सी निकालना है, तो ये आपका आ गया 2 सी स्क्वायर। ठीक है, अब एफ डैश सी निकालोगे यानी अवकलन करोगे तो 2c। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, एफ डैश सी और ये वैल्यू बराबर रख दो, ये एफ डैश सी, तो यानी 2c बराबर कितना है 6, c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो क्या ये c का मान इसी अंतराल के मध्य में से है क्या? 2 के बाद 3 आएगा, तो ये c कहां से बिलोंग करता है? c बिलोंग टू किस अंतराल में से? 2,4 अंतराल में से बिलोंग करते हैं। अतः क्या लिखोगे? जो लैग्रांज थ्योरम है उसका सत्यापन किया जा सकता है। बस ऐसे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ऐसे वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे तो आपके हर एक क्वेश्चन सही होंगे। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं वो भी हम करेंगे, और उसके बाद जो आपकी और अलग आगे थ्योरम आएंगी, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कोसी मध्यमान प्रमेय आएगी और ऐसे ही द्वितीय मध्यमान प्रमेय आएगा, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही हम चीज़ों को सोल्व करते रहेंगे। तो ये था आपका जो लैग्रांज थ्योरम है उसका क्या है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बस ये आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस में जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं, जो चीज़ें आपको बता रहा हूं, ये क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए सफल भी ये साबित होंगी। इसके नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जाकर आप नोट्स जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि थ्योरी मैं कम यहाँ पर लिखवाता हूँ और बाकी जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो वहाँ पर आपको मैं जो लाइनें लिखनी हैं वो लाइनें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और हो सके तो थोड़ा बहुत अपने दोस्तों में इन क्लासेस को शेयर भी कर देना, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी मेहनत शायद ही कोई आपके लिए यूट्यूब पर कर रहा होगा, लेकिन हमने जो ठाना है कि पूरा कोर्स करवाना है तो पूरा कोर्स हम आपको यहाँ पर कंप्लीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।